ए बाबू, ए भैया हेडिंग डालना हो। ऑल डे इफिशियंसी, हेडिंग है पूर्ण दिवस दक्षता, पूर्ण पूर्ण दिवस दक्षता, ऑल डे इफिशियंसी। अच्छा, ऑल डे इफिशियंसी किसका निकाला जाता है? 24 घंटे का निकाला जाता है। जो ऑल डे इफिशियंसी होता है वो पूरे दिन का निकाला जाता है, पूरे दिन में 24 घंटे। तो 24 घंटे के लिए जो इफिशियंसी निकाली जाती है उसी को बोला जाता है ऑल डे इफिशियंसी, पूर्ण दिवस दक्षता। क्योंकि इफिशियंसी का सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लिए थे, इफिशियंसी वाला ये हम सब कैलकुलेशन कर लिए थे। तो अब इसके बाद जो अगली हेडिंग थी वो थी आपकी ऑल डे इफिशियंसी पर आधारित। तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है भाई? तो आप सबको पता है कि इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट पावर अपान क्या होता है? इनपुट पावर। लेकिन ये कितनी देर के लिए? तो ये आउटपुट पावर जो होगा, आउटपुट पावर कितने घंटे के लिए? तो ये 24 आवर के लिए। और उसी तरह से ये इनपुट पावर कितनी देर के लिए आपका? तो ये इनपुट पावर भी आपका 24 आवर के लिए। जब 24 आवर की यूनिट निकाली जाएगी, जब 24 घंटे की यूनिट निकाली जाएगी कि 24 घंटे की जो यूनिट है वह आउटपुट पावर के लिए कितना होगी, और 24 घंटे के लिए जो यूनिट है वो इनपुट पावर के लिए कितना होगी, तो उन्हीं दोनों का जो अनुपात निकल करके आएगा वो क्या आएगा? वो ऑल डे इफिशियंसी का मान आएगा। तो 24 आवर के लिए हम क्या करेंगे? इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। तो लिखेगा, और ये किस ट्रांसफार्मर के लिए ज्ञात किया जाता है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ज्ञात किया जाता है। हाँ, ऑल डे इफिशियंसी का मान, यानी जो व्यवसायिक कार्यों में यूज होने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनके लिए यह ज्ञात किया जाता है। तो लिखेगा, व्यवसायिक दक्षता का परिकलन करने के लिए, व्यवसायिक दक्षता का परिकलन करने के लिए, व्यवसायिक दक्षता का परिकलन करने के लिए ऑल डे इफिशियंसी का मान ज्ञात किया जाता है, ऑल डे इफिशियंसी का मान ज्ञात किया जाता है। और यह परिकलन, और यह परिकलन, और यह परिकलन प्रायः, और यह परिकलन प्रायः, और यह परिकलन प्रायः, यह परिकलन प्रायः किसके लिए किया जाता भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। और यह परिकलन प्रायः डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। हो गया? लिखेगा, ये वाला लिख लीजिएगा नीचे से, ये वाला नीचे से लिख लीजिएगा, इसको नीचे से लिख लीजिए। नीचे से इसी को लिखवाएंगे इन्वर्टेड में करके। लिखवाएं, किसी ट्रांसफार्मर, किसी ट्रांसफार्मर, किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का 24 घंटे में, का 24 घंटे में आउटपुट पावर, का 24 घंटे में आउटपुट पावर यूनिट में, तथा उसी ट्रांसफार्मर का, तथा उसी ट्रांसफार्मर का, तथा उसी ट्रांसफार्मर को दी जाने वाली इनपुट पावर, तथा उसी ट्रांसफार्मर को दी जाने वाली इनपुट पावर, दी जाने वाली इनपुट पावर का मान 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है।
और इसकी सहायता से ऑल डे इफिशियंसी का मान ज्ञात करते हैं, और इसकी सहायता से ऑल डे इफिशियंसी का मान ज्ञात करते हैं। हो गया, हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग है आपका। अब चलेंगे कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पे। हाँ, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की कूलिंग नहीं, इसमें डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन जितना कराना था सब करा दिया है। अब जो डेरिवेशन मिलेगा वो आपको वोल्टेज रेगुलेशन में डेरिवेशन मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ डेरिवेशन है, उसको कराएंगे आपका। क्या ऑल डे इफिशियंसी मतलब किसी ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के लिए सप्लाई के साथ जोड़ेंगे और उसी ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के लिए लोड के साथ जोड़ेंगे। तो 24 घंटे में कितना उसको इनपुट पावर मिला और 24 घंटे में कितना उससे आउटपुट पावर गया, और उस दोनों का मान हम यूनिट में ज्ञात करेंगे, और यूनिट में ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, उसकी वैल्यू का मान हम इफिशियंसी के रूप में कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले पर रख के। आई बात समझ में? ये चीज, हाँ यही मान रखेंगे, तो वो तो लिखवाए ही आपको। अगली हेडिंग डाल लीजिए, अगली हेडिंग है कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का शीतलीकरण। सिंगल फेज और 3 फेज दोनों एक ही में पढ़ रहे हैं आप, दोनों अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों को एक ही में पढ़ा है। क्योंकि जब संरचना पढ़ा रहे थे तो संरचना में जितना 3 फेज में संरचना आती है सब सिंगल फेज में ही लिखवाए थे। तो हम बताए थे कि इतना सिंगल फेज में रहेगा, इतना कहां रहेगा आपका 3 फेज में रहेगा। क्या होता है भाई कूलिंग, किसे कहते हैं कूलिंग? ट्रांसफार्मर की कूलिंग क्या होती है? तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हीट क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर है तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का क्या होता है, कोर होता है। ये ट्रांसफार्मर का क्या हो गया, लेमिनेटेड कोर हो गया। और इस लेमिनेटेड कोर के ऊपर क्या होती है आपका, लेमिनेटेड कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है। तो इस लेमिनेटेड कोर के ऊपर क्या होता है आपका, वाइंडिंग होती है। तो जब लेमिनेटेड कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है आपका, तो उस स्थिति में जो इस कोर के अंदर होने वाले लॉसेस हैं, जिसको हम कहते हैं WI यानी आयरन लॉस, इस आयरन लॉस की वजह से क्या उत्पन्न होता है आपका, हीट उत्पन्न होता है। उसी तरह से जो आपकी वाइंडिंग होती है, जो कॉपर की वाइंडिंग होती है, उस कॉपर की वाइंडिंग में जो लॉस उत्पन्न होता है, इसको क्या बोलते हैं आपका, कॉपर लॉस बोलते हैं आपका। तो जो आपका आयरन लॉस है, जो आपका कॉपर लॉस है, इन दोनों लॉसेस की वजह से जो हीट डेवलप होता है आपका, इन दोनों लॉसेस की वजह से, आयरन लॉस की वजह से और कॉपर लॉस की वजह से जो आपका हीट डेवलप होता है, अगर इस हीट को कम नहीं किया गया तो क्या होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब हीट होता है तो वो अपनी जो हीटिंग है वो किसको देता है आपका, तो अंदर रखे हुए जो ऑयल है उन ऑयल को देता है आपका। जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है तो ये ट्रांसफार्मर जब भी रखा जाएगा किसी पात्र में रखा जाएगा आपका, ये किसी पात्र में रखा जाएगा। तो जिस पात्र में रखा जाएगा उस पात्र में ऑयल भरा होगा, और ये लगातार जब ट्रांसफार्मर हीट होगा तो अपने हीटिंग को लगातार किसको देगा आपका, ऑयल को देगा। अगर वो ऑयल लगातार ठंडा नहीं होता रहा तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब ऑयल हीट होगा, और ऑयल हीट होते होते क्या करेगा भाई, ऑयल बहुत ज्यादा खौलने लगेगा। तो उससे हो सकता है आपकी कोर जो है वो कोर बहुत ज्यादा हीट होकर के आपका जो है वो नष्ट हो जाए, या जो आपका इंसुलेशन है किसका, कोर के बीच का इंसुलेशन वो खराब हो जाए आपका। या हो सकता है आपका कि जो हमारी वाइंडिंग है, वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन हीट होकर के क्या हो जाए, नष्ट हो जाए आपका। क्योंकि सबका अपना कुछ ना कुछ इंसुलेशन का हीटिंग क्षमता होगा ना, कि यह इंसुलेशन इतना ही हीटिंग क्षमता सह सकता है ना भाई। क्योंकि अगर इंसुलेशन का मतलब क्या है, इंसुलेशन का मतलब कोई ना कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे हम लोग इंसुलेशन देते हैं तो हम लोग कोई वार्निश की कोटिंग चढ़ाते हैं या फिर हम कोई पतली परत चढ़ाते हैं, तो उस पतली परत का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ना, वो उतना ही टेम्परेचर सर्व कर सकता है ना। लेकिन उस टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो वो इंसुलेशन नष्ट हो जाएगा। और अगर किसी का भी इंसुलेशन नष्ट हुआ, जैसे वाइंडिंग का इंसुलेशन नष्ट हुआ तो क्या होगा, अगर आपका ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की गई है, उस वाइंडिंग का इंसुलेशन नष्ट हो गया तो क्या होगा, तो पूरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, हो जाएगा ना। या फिर अगर ऑयल है, ऑयल हीट होता जा रहा है, तो जब ऑयल जितना हीट होगा उसका परावैद्युत सामर्थ्य कम होगा। और अगर
परावैद्युत सामर्थ्य कम होगा तो परावैद्युत सामर्थ्य कम होने पे एक ऐसी स्थिति आएगी जब ऑयल क्या होगा, ज्वलनशील हो जाएगा आपका, होगा ना, क्योंकि वो जो ऑयल है वो ऑयल कैसा है आपका, हाइड्रोकार्बनिक ऑयल है ना, और हाइड्रोकार्बनिक ऑयल जल सकता है ना आपका। तो जब बहुत ज्यादा हीट होने लगेगा वो ऑयल, तो ऑयल हीट होगा आपका, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब ऑयल के बीच का परावैद्युत सामर्थ्य खत्म होगा, और जब ऑयल का परावैद्युत सामर्थ्य खत्म हो जाएगा तो ऑयल क्या हो जाएगा, ज्वलनशील हो जाएगा, जलने लगेगा, जिससे बहुत ज्यादा गैसें होंगी, वो बहुत ज्यादा गैसें बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो वो टैंक को भी क्या कर सकता है आपका, फोड़ सकता है। तो होगा ना ये सब खराबियां। तो ये सब खराबियों को दूर करने के लिए, यानी ये आपका जो ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न होने वाली हीटिंग है, वो हीटिंग आपका दूर हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, बोलो भैया। तो उसके लिए कूलिंग करेंगे। किसका कूलिंग करेंगे, ट्रांसफार्मर के अंदर जो उत्पन्न हो रही हीट है उस हीट को कम करते रहेंगे। वो अगर वो हीट कम होता रहेगा आपका, तो ट्रांसफार्मर क्या होगा भाई, ट्रांसफार्मर अधिक दक्षता के साथ लगातार कार्य करता रहेगा। अब उसी के कूलिंग के लिए हम अलग अलग कूलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। तो लिखिएगा कौन, मतलब कितने टेम्परेचर पे हीट हो जाता है। अरे भाई तो अब 130 डिग्री, 130 डिग्री क्रैकल मेथड पढ़ेंगे। आप लोगों को तो पढ़ाया नहीं जाता, पहले क्या था, इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफार्मर ऑयल का परीक्षण होता था, कि ट्रांसफार्मर ऑयल का अलग अलग तरीके से परीक्षण किया जाता था, कि ट्रांसफार्मर ऑयल को बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाता था। हीट करने के बाद क्या करते थे, उसमें एक आपका गर्म लोहे की छड़ को क्या किया जाता था, उस ट्रांसफार्मर के अंदर डाला जाता था। अगर कड़कड़ाहट की आवाज आती थी तो मतलब उस ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर नमी है, अगर नहीं कड़कड़ाहट की आवाज आती थी तो मतलब तेल क्या है, तेल नमी रहित है आपका। तो ऐसे बहुत सारे परीक्षण किए जाते थे आपका ट्रांसफार्मर में। तो लिखेगा कूलिंग मेथड में, सॉरी कूलिंग वाले में लिखेगा कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। लिखेगा जब ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई दी जाती है, 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 इनपुट सप्लाई दी जाती है, तो उस ट्रांसफार्मर का संपूर्ण मान, तो उस ट्रांसफार्मर का संपूर्ण मान आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, उसका संपूर्ण मान आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि कुछ मान लॉस के रूप में, बल्कि कुछ मान लॉस के रूप में चला जाता है, बल्कि कुछ मान लॉस के रूप में चला जाता है। लॉस के रूप में चला जाता है। यदि ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाया जाए तो क्या होगा भाई, अगर ट्रांसफार्मर पे लोड हम बढ़ाएंगे तो आप सभी को पता है कि अगर ट्रांसफार्मर पर लोड का मान बढ़ाएंगे तो लोड का मान बढ़ने की वजह से धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आप सबको पता है कि अगर हम लोड को बढ़ाएंगे, अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर ट्रांसफार्मर के लोड को बढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। जब धारा का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ने की वजह से, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे दो लॉसेस होते हैं, जो हमारे लॉसेस होते हैं वह लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। और आप सबको पता है कि जो हमारा आयरन लॉस है, इस लॉस को बोला जाता है कांस्टेंट लॉस। इस लॉस को क्या बोला जाता है, इस लॉस को बोला जाता है कांस्टेंट लॉस। लेकिन ये जो कॉपर लॉस होता है, इस लॉस को बोला जाता है वेरिएबल लॉस। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेरिएबल लॉस। ठीक, क्यों वेरिएबल लॉस बोलते हैं, क्योंकि लोड बढ़ेगा, लोड का मान बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। और आपको पता है कॉपर लॉस होता है I²
आर। यानी अगर लोड बढ़ेगी तो लोड के बढ़ने पे धारा बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा आपका, लोड घटेगा तो धारा घटेगी, और धारा घटेगी तो धारा के घटने पे कॉपर लॉस भी घटेगा। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है, जितना ये पीछे डेरिवेशन किए हैं, तो जो यहाँ पे WI बराबर WCU निकाले हैं ना, इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है, कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू, कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू क्या, वेरिएबल लॉस। ऐसा भी आपका कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक भाई। कांस्टेंट लॉस किसको बोला है, तो WI को बोल रहा है। वेरिएबल लॉस किसको बोल रहा है, तो WCU को बोल रहा है। या इसी को कहीं कहीं बोलता है, कांस्टेंट लॉस को बोलता है फिक्स्ड हानियां। इसी को क्या बोलता है आपका, इसी को बोलता है फिक्स्ड लॉस। तो जब फिक्स्ड लॉस किसके बराबर हो जाता है, जब फिक्स्ड लॉस आपका वेरिएबल लॉस के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है भाई, अधिकतम दक्षता की स्थिति प्राप्त होती है। तो अधिकतम दक्षता कब होता है, जब फिक्स्ड लॉस का मान किसके बराबर हो जाता है, आपका वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाता है। तो ये वाली स्थिति या इसी को बोला जाता है कांस्टेंट लॉस किसके बराबर हो जाता है, आपका वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाता है, ठीक। अभी तो बताए वेरिएबल, यहां पर अभी हम बोले हैं कि इसको वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि जब आपका लोड बढ़ता है, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ेगा, तो ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने पे धारा बढ़ेगी, या ट्रांसफार्मर का लोड कम होगा तो लोड के कम होने पे धारा कम होगी, तो धारा बढ़ा और धारा घट रही है तो कॉपर लॉस बढ़ा और घटेगा। आई बात समझिए, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या, वेरिएबल लॉस। आगे बात समझिए। तो ये चीज याद रखना, कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि ट्रांसफार्मर में पूछ देता है कि कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाए तब, जैसे आप तो WI बराबर WCU पढ़े, लेकिन इसको ऐसे ना दे करके वो क्या कहता है, स्थिर हानियां, क्या कहते हैं, परिवर्तनीय हानियों के बराबर हो जाए तब दक्षता अधिकतम होती है। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, कभी कहोगे कि ऐसा नाम ही नहीं सुने हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप नाम सुने हो, ठीक। आयरन लॉस जो होता है, आयरन लॉस में दो होते हैं। इस आयरन लॉस WI में दो फैक्टर होते हैं। पहला होता है ईडी करंट लॉस, WE बराबर ये होता है लैम्डा बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी। और भी जो है यहाँ वोल्टेज नहीं बल्कि वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, इसलिए इस चीज को कंफ्यूज मत होना। टी क्या है, तो टी होता है पत्ती की मोटाई, पत्ती की मोटाई होती है। यफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यफ तो बदल नहीं सकता क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी तो बदल नहीं सकती, टी नहीं बदल सकता, भी नहीं बदल सकता। ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कोर का फ्लक्स घनत्व है, जो हमारा कोर है तो कोर का फ्लक्स घनत्व बीएम भी नहीं बदल सकता आपका। उसी तरह से आपका लेमडा है तो ये नियतांक वैल्यू ये भी नहीं बदलेगी, तो इसमें कोई भी मान चेंज नहीं हो सकता आपका। ट्रांसफार्मर एक बार डिजाइन हो गया तब, यानी ट्रांसफार्मर को डिजाइन होते समय आप पत्ती की मोटाई को कम कर सकते हैं, या ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते समय उसका वैल्यूम कम कर सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन एक बार ट्रांसफार्मर बना दिए तब नहीं कर सकते आप, लेकिन यहां तो लोड बढ़ा घटा सकते हो, जब ट्रांसफार्मर पे सप्लाई दोगे तब है ना। तो इसी तरह से इसमें दूसरा होता है WI में, WI में दूसरा होता है WH हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस बराबर होता है आपका बी मैक्स 1.6 एफ इंटू क्या भी, इतना वाट होता है। तो इसमें भी वॉल्यूम ही है, इसमें भी आयतन ही है, इसमें फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं बदल सकती, इसमें भी बीएम है ये भी नहीं बदल सकता, तो इसमें भी कोई वैल्यू नहीं बदलेगी। तो WH और WE नहीं बदल सकता, लेकिन WCU बदल सकता है क्योंकि उसमें I²R है। तो जब इसमें इसके भी हमने फार्मूले को दिखाया और इसके भी हमने फार्मूले को ही दिखाया है, इसमें भी हमने इनके फार्मूले को ही दिखाया। इसके फार्मूले में वैल्यू बदल सकती है लेकिन इनके फार्मूले में वैल्यू बदल नहीं सकती है, तो इसलिए इसको फिक्स्ड बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। बोला हाँ, आयरन लॉस आयरन के कोर में होता है, कोर में होगा नहीं और बाकी कहीं नहीं, आयरन के कोर में होगा, ठीक। तो क्या लिखे थे, यदि ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाया जाए तो ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने पर, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने पर धारा का मान बढ़ जाता है, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने पर धारा का मान बढ़ जाता है। अगर धारा बढ़ेगी भाई तो H बराबर क्या होता है, I²RT। ये होता है जितना ज्यादा धारा बढ़ेगी उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा। तो लिखेगा नीचे से पैराग्राफ चेंज करके, जितनी अधिक धारा का मान बढ़ेगा उतना ही अधिक ट्रांसफार्मर में हीट डेवलप होगा, उतना ही अधिक ट्रांसफार्मर में हीट डेवलप होगा।
उतना ही अधिक ट्रांसफार्मर में हीट डेवलप होगा, क्योंकि हम जानते हैं उतना ही अधिक ट्रांसफार्मर में हीट डेवलप होगा, क्योंकि हम जानते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, क्योंकि हम जानते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। आगे लिखेगा, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का विसरण, ऊष्मा का विसरण, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का विसरण सही से नहीं किया गया तो, सही से नहीं किया गया तो, सही से नहीं किया गया तो ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म होकर, ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म होकर, ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म होकर, ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। क्या हो गया अंगद, लिखो, ट्रांसफार्मर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। आगे लिखिएगा, अगला बोले। अब ये बात हो गई किसकी भाई, ट्रांसफार्मर के नष्ट भ्रष्ट होने। तो इसका कूलिंग सही से करना है तो कूलिंग मेथड को जानना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, कूलिंग मेथड, टाइप ऑफ कूलिंग। हेडिंग है टाइप ऑफ कूलिंग, वही है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड कितने प्रकार का होता है भाई, तो कूलिंग मेथड दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो कूलिंग मेथड टोटल आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बोलेंगे भाई, तो कूलिंग मेथड दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका, तो उसको बोलते हैं नेचुरल कूलिंग, नेचुरल कूलिंग, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल कूलिंग, आर्टिफिशियल कूलिंग। यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक शीतलीकरण, और दूसरा क्या होता है आपका कृत्रिम शीतलीकरण होता है। ये दो प्रकार का होता है। अब दोनों का यूज कहां कहां किया जाता है, तो जिनकी क्षमता 5 केवीए से कम होती है, जिनकी क्षमता 5 केवीए से कम होती है, उन ट्रांसफार्मरों के लिए हम कौन सी कूलिंग का यूज करते हैं, नेचुरल कूलिंग का यूज करते हैं। लेकिन जिन ट्रांसफार्मरों की क्षमता 5 केवीए से ज्यादा होगी, उनके लिए क्या होगा भैया, उनके लिए आपका आर्टिफिशियल कूलिंग की जाती है। तो 5 केवीए से कम का मतलब देखे होंगे जो रेडियो होता है, या फिर जो देखे होंगे आप लोग स्टेबलाइजर होता है, उसमें ट्रांसफार्मर ऐसे ही रखा होता है, उनमें कोई तेल वोल भरने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे ही ठंडा होते रहते हैं ना। लेकिन जिनकी क्षमता 5 केवीए से ज्यादा हो जाती है, उन ट्रांसफार्मर को हम कहां रखने लगते हैं, उनको हम किसी तेल के टैंक के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। तो ये लिख लीजिएगा। अब आर्टिफिशियल कूलिंग में कौन कौन सी आएगी, तो एक तो बड़ी फेमस कूलिंग है ऑयल कूलिंग, इसको तो सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग, ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग, इसका भी नाम शायद सुने होंगे आपका, सुने भाई, ऑयल इमर्ज्ड वाटर कूलिंग नहीं। तीसरा आपका होता है, तीसरा होता है आपका कौन सा कूलिंग, तो एयर ब्लास्ट कूलिंग, इसका भी नाम सुने होंगे, तो सुने होंगे एयर ब्लास्ट कूलिंग। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं सुने हैं तो ये सारे नाम लिख लीजिए। कूलिंग मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया। जी
हाँ, फोर्स्ड कूलिंग होती है। तो ये फोर्स्ड कूलिंग होती है आपका, वाटर फोर्स के साथ दिया जाता है आपका, ये वाली कूलिंग है। इसमें जो है आपका वाटर ट्यूब है ना, वाटर ट्यूब के अंदर से क्या गया है, ये आपका ऑयल है। ऑयल जो गया है आपका, ऑयल कहां गया है आपका, ये पूरा का पूरा ऑयल है, ये पूरा ऑयल भरा है, लेकिन ये वाटर इन कर रहा है और इस पाइप से ये वाटर क्या हो रहा है आपका, आउट हो रहा है। तो वाटर ट्यूब, तो जो आप बोल रहे हैं कूलिंग, वो यही वाली कूलिंग है आपका, ठीक, जिसमें फोर्स के साथ दिया जाता है वाटर। तो ये वाला पहले ये लिखिए, तब ना फिगर दिखाएंगे, चित्र दिखाइए पहले, हाईली हो गया, फिर बाद में कहेंगे कि नहीं हुआ सर, रुकिए। ऑयल कूलिंग मेथड, ऑयल इमर्ड, तेल निमंजित जल शीतलीकरण उसको बोला जाता है, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड वाटर कूलिंग, उसको निमंजित हिंदी में कहते हैं, IMMERESCD, IMMERSED, इमर्ज्ड वाटर कूलिंग। हो गया, तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा जिन लोगों का हो गया, नेचुरल कूलिंग, प्राकृतिक शीतलीकरण। कौन सा, हाँ बिल्कुल, 5 kVA लिखे भी हैं। अरे जो लैब में यूज होते हैं या जो घरों में आप लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसी की बात कर रहा है, स्टेबलाइजर के रूप में जो यूज करते हैं आपका। हाँ हाँ हाँ, तो वो होबे करेगा, कह तो रहे हैं 5 kVA से कम, नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं, ठीक, लिखो भाई, हेडिंग डाल लीजिएगा, नेचुरल कूलिंग, लिखेगा जिन ट्रांसफार्मरों की क्षमता, जिन ट्रांसफार्मरों की क्षमता 5 kVA से, जिन ट्रांसफार्मरों की क्षमता 5 kVA से, 5 kVA से कम होती है, 5 kVA या उससे कम होती है, ऐसे सभी ट्रांसफार्मरों के लिए, ऐसे सभी ट्रांसफार्मरों के लिए, ऐसे सभी ट्रांसफार्मरों के लिए जिस कूलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, जिस कूलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, जिस कूलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं उसे, उसे नेचुरल कूलिंग कहते हैं। जिस कूलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं उसे नेचुरल कूलिंग कहते हैं, उसे नेचुरल कूलिंग कहते हैं। हो गया, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अगली हेडिंग है आर्टिफिशियल कूलिंग,
आर्टिफिशियल कूलिंग। लिखिएगा, जिन ट्रांसफार्मरों की जिन ट्रांसफार्मरों की क्षमता 5 केवीए से या 10 केवीए से ज्यादा होती है, 5 केवीए या 10 केवीए से ज्यादा होती है, कहीं कहीं किताब में आपको 10 केवीए मिलेगा, कहीं कहीं आपको किताब में 5 केवीए मिलेगा। तो ऐसे सभी ट्रांसफार्मरों के लिए प्राकृतिक शीतलीकरण का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, कृत्रिम शीतलीकरण का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम शीतलीकरण का प्रयोग किया जाता है। हो गया? पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, नेचुरल ऑयल कूलिंग, नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड। हाँ, नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड। हो गया? चलिए फिगर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यह हमारा ट्रांसफार्मर का क्या है, कोर है, और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर वाइंडिंग की गई है। एक आपका प्राइमरी वाइंडिंग और एक क्या है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग इसके ऊपर की गई है। और ये जो आपका कोर और उसकी वाइंडिंग है, इसको कहां रखा गया है, तो इसको किसी तेल में डुबा करके रखा गया है। तो इसको कहां रखा गया है, तो इसको किसी तेल में डुबा करके रखा गया है। तो जैसे ये हमारा ऑयल हो गया, इस ऑयल में क्या किया गया है, इस ऑयल में इसको डुबा करके रखा गया। तो ये कोर है और कोर की क्या है, वाइंडिंग है, उसको कहां डुबा करके रखा गया है, तो उसको डुबा करके रखा गया है आपका ऑयल में। तो ये पूरा क्या भरा है इसमें, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है आपका ऑयल। ठीक, ये पूरा क्या भरा है आपका, ये पूरा भरा है आपका ऑयल। ये आपका ऑयल भरा हुआ है, कहां भरा है ये ऑयल आपका, तो ये पूरा का पूरा जो ऑयल भरा है वो आपका ट्रांसफार्मर के टैंक में भरा हुआ है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर के टैंक में। ठीक, ये भर गया। अब क्या होगा, जब ट्रांसफार्मर का कोर हीट होगा, जब ट्रांसफार्मर का कोर हीट होगा, तो जब ट्रांसफार्मर का कोर हीट होगा तो इसके हीटिंग से उष्मा निकलेगी, इसके हीटिंग से उष्मा निकलेगी। ये इसके हीटिंग से क्या होगा, कोर और वाइंडिंग के पास से क्या होगी, ये उष्मा रिलीज होगी। ये उष्मा किसको प्राप्त होगी, जो आपका कोर है, कोर की जो वाइंडिंग है, इससे ये उष्मा रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, लगातार इससे हीट निकल रही है। तो हीट कहां जाने का प्रयास करती है, आप जानते कोई भी मैटर हो तो उस मैटर का जो अगर बहने का गुण है तो वो हमेशा कहां बहता है आपका, हाई से लो की तरफ बहता है। तो हीटिंग यहां पर ज्यादा है तो वो हीटिंग कहां जाना चाहेगी, लो की तरफ जाना पड़ चाहेगी। लो का मतलब ऑयल के पास क्या है भाई, ऑयल के पास जब भी रहेगा कोर और कोर की वाइंडिंग से कम आपकी उष्मा रहेगी ना। तो ये क्या करेगा, इस कोर और इसकी वाइंडिंग से हीट लगातार रिलीज होगा। वो हीट कहां जाएगा, वो हीट पहुंचेगा ऑयल के पास। तो यहां जो भी पास में ऑयल होगा उन सभी ऑयलों के पास हीट पहुंचेगा। तो वो ऑयल क्या होंगे, बूंदे के रूप में गर्म होंगी। यानी ऑयल गर्म होगा तो बूंदा बनेगा, इस तरह से ऑयल गर्म होगा तो इस तरह से वो बूंद के रूप में ऊपर की ओर उठेगा, यानी गोले के रूप में ऊपर की ओर उठेगा। क्योंकि आप लोग देखें ना, पानी जब गर्म होता है तो पानी गर्म होता है तो क्या होता है, पहले जहां से हीट होता है उस पॉइंट पे क्या करता है, वो बूंदे जैसा आपको दिखाई देता है। यानी उसको इतनी एनर्जी मिल गई होती है कि वो क्या करता है, वो तुरंत उठ करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, नहीं कि वो पानी गर्म की हो। हाँ भाई, तेल अगर उबलेगा तो उसमें भले बूंदा ना बने, लेकिन हम बता रहे हैं सरफेस पे वो बूंदा क्यों नहीं बन पाता है आपका,
उसमें बूंद बनने का मतलब है वो ऑयल का क्या होगा ना, ऑयल का जो खोलने की प्रकृति है आपका, तो उसकी जो श्यानता होती है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है, वो आपका ज्यादा होती है किससे, आपका जल से, पानी से ज्यादा, इसलिए वहां पे नहीं बना पाता है वो आपका, लेकिन प्रक्रिया तो वही होगी आपका ना। तो ये ऑयल जो भी है, ये ऑयल क्या होगा भाई, यहाँ का जो भी ये ऑयल है, ये सारे ऑयल क्या करेंगे, उष्मा को ग्रहण करेंगे। जब उष्मा को ग्रहण करेंगे तो अपना स्थान क्या करेंगे, आपका छोड़ेंगे। ये जितने भी ऑयल हैं, जब ये ऑयल आपका इससे हीट लेकर के कोर और कोर की वाइंडिंग से हीट लेंगे, तो जो भी उसके पास का ऑयल है वो ऑयल हीट होगा, और वो ऑयल हीट होकर के कहां जाएगा, आपका ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि हल्का होकर के कहां उठेगा, आपका ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर की ओर उठ करके वो कहां पहुंचेगा, वो ऊपर की ओर उठ करके इस तरह से दीवार के किनारे सिरों पर पहुंचेगा। तो वो कहां पहुंचा, वो आपका ऑयल उठ करके यहां किनारों पर पहुंचा, ये ऑयल उठ करके कहां पहुंचा, किनारों पर पहुंचेगा। तो यहां से ऑयल उठेगा तो ये उठ करके कहां पहुंचेगा, किनारों पर पहुंचेगा इस तरह से। तो जितने भी ऑयल हैं वो उठ करके कहां पहुंचेंगे, किनारों पर पहुंचेंगे आपके। तो ये ऑयल जो भी है वो उठ करके कहां पहुंच रहे हैं, इस तरह से किनारों पर पहुंचेंगे आपके। तो ये सारे के सारे ऑयल क्या होंगे, उठ करके किनारों पहुंचेंगे। जब ये किनारों से टकराएंगे तो यहां इनके लिए संवाहक नलिकाएं खुली होती हैं। तो इन नलिकाओं के माध्यम से, जो ये बाहर आपका नलिकाएं खुली हुई हैं, इन नलिकाओं के माध्यम से ये कहां आती हैं आपका, तो ये नीचे की तरफ आती है। देखो ये डायरेक्शन गलत बनाया, ये डायरेक्शन गलत बना हुआ है। ये कहां आएंगे, ये इन नलिकाओं से होता हुआ, ये ऑयल इन नलिकाओं से होता हुआ कहां आएगा, आपका नीचे की तरफ आएगा। तो ये ऑयल जो है वो नलिकाओं से होता हुआ कहां आता है, आपका नीचे की तरफ आता है। तो इन नलिकाओं से होता हुआ कहां आएगा, ऑयल नीचे की तरफ आएगा, और ये इस तरह से फिर कहां पहुंचेगा, तो ये इस तरह से फिर आपका नीचे पहुंचेगा। तो इसी तरह से ये ऑयल इन आपका नलिकाओं से होता हुआ कहां आएगा, आपका नीचे की तरफ आएगा। और ये नलिकाएं कहां खुली हुई हैं आपका, तो ये सारी की सारी जो नलिकाएं हैं वो बाहरी वातावरण में खुली हुई है, यानी बाह्य वातावरण में खुली है। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपकी हवा जो होगी वो इनके दरारों में से होकर के जाएगी। हवा कहां जाएगी, इन सभी के ये जो खुले हुए भाग हैं, इन खुले हुए भागों में से क्या होगी, हवा जाएगी, आपका पास करेगी, इन दीवालों के किनारों से हवा आपकी पास करेगी। उसी तरह से इस आपका खुले हुए भाग से हवा पास करेगी, ये इधर दीवालों से हवा पास करेगी। तो उस कंडीशन में इस पूरी दीवाल को क्या करेगी, वो ठंडा करेगी। अब दीवाल जब ठंडा होगा तो अंदर से जो भी ऑयल गुजर रहा है, गर्म ऑयल, वो अपनी उष्मा किसको देगा, बोलो भाई, तो इस ठंडी दीवालों को देगा। ये जो ठंडी दीवालें हैं, इन ठंडी दीवालों को अपनी उष्मा क्या कर देगा, प्रदान कर देगा। इन ठंडी दीवालों को ये जो ऑयल है, ये ऑयल इन ठंडी दीवालों को अपनी उष्मा प्रदान करेगा, जिसकी वजह से जो अंदर की गर्मी है वो कहां निकल जाएगी, बाहरी वायुमंडल में निकल जाएगी। और इसी तरह से ये पूरी दीवालों को अपनी एनर्जी यानी अपनी हीट को देता हुआ जब ये नीचे पहुंचेगा, तो ये यहां पे अगर हीट था, यहां पे इसकी हीटिंग का मान अगर बहुत ज्यादा था, इसकी हीटिंग का मान बहुत ज्यादा था, तो जब वो अपनी दीवालों से होता हुआ ये अंदर की तरफ आएगा, तो जब यहां ऑयल पहुंचेगा तो इसकी हीटिंग का मान क्या हो गया होगा, अब कम हो गया। आई बात समझ में। अब ये क्या करेगा, फिर ये ऑयल यहां पर पहुंचेगा आपका, फिर ऑयल हीट होगा, फिर ऊपर जाएगा, और वो इसी तरह से संवाहक नलिकाओं से ठंडा होता हुआ कहां पहुंचेगा, आपका नीचे की तरफ पहुंचेगा। क्योंकि आप देखे होंगे, अगर किसी बटुए में पानी गर्म करते हैं, जैसे अगर ये हमारा बटुआ हो, इस बटुए में आप पानी को गर्म कीजिए, तो पानी को गर्म करने पे क्या होता है भाई, आप सभी लोग देखे होंगे कि इसके द्रव की तली में जो आपका होता है, वो आपका ये उष्मा पा करके आपका क्या होता है, उठ करके ऊपर जाता है, ये उष्मा पा करके उठ करके ऊपर जाता है। तो आपको दिखता होगा कि ये इसे सर्कुलेटिंग जैसा आता है, ऐसा सर्कुलेटिंग जैसा आता, उबलता हुआ नहीं दिखा है क्या आपको, दिखता है ना कि ऐसा हो रहा है कि पानी ऐसे जा रहा है, बाहर ऐसे आ रहा है, पानी ऐसे उबल रहा है, आपको दिखाई देता है ना। तो वही आपका है कि ऑयल यहां से उबल रहा है और यही ऐसे आप ऑयल की लगातार प्रोसेस आपका चलता रहता है, जिससे ऑयल लगातार क्या होता है, दीवालों से अपनी ठंडी होती रहती है। चलो भाई लिखो इसको, लिखेगा इस प्रकार की विधि में इस प्रकार की विधि में जब ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है, जब ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है, जब ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है, तो लोड के दिए जाने पर
लोड के दिए जाने पर, लोड के दिए जाने पर, लोड के दिए जाने पर कोर तथा उसकी वाइंडिंग हीट होती है, कोर तथा उसकी वाइंडिंग हीट होती है, और यह अपनी उष्मा, और यह अपनी उष्मा, और यह अपनी उष्मा, और यह अपनी उष्मा ऑयल को प्रदान करती है, और यह अपनी उष्मा ऑयल को प्रदान करती है, जिससे ऑयल हीट होकर, जिससे ऑयल हीट होकर, जिससे ऑयल हीट होकर खौलने लगता है, जिससे ऑयल हीट होकर खौलने लगता है, जिससे ऑयल हीट होकर खौलने लगता है। वही उबलने लगता है या खौलने लगता है? अच्छा ठीक, चलो भाई पर्यायवाची मत पढ़ो, चलो क्या लिखे हैं? उबलने लगता है, आगे लिखेगा और यही ऑयल, और यही ऑयल, और यही ऑयल और यही ऑयल नलिकाओं से होता हुआ, नलिकाओं से होता हुआ नीचे की तरफ आता है, नलिकाओं से होता हुआ नीचे की तरफ आता है। जब ऑयल नलिकाओं से नीचे आता है, जब ऑयल नलिकाओं से नीचे आता है, जब ऑयल नलिकाओं से नीचे की तरफ आता है, तो नलिका की दीवारें, तो नलिका की दीवारें प्राकृतिक वायु के द्वारा, प्राकृतिक वायु के द्वारा शीतलित होती हैं, प्राकृतिक वायु के द्वारा शीतलित होती हैं, प्राकृतिक वायु के द्वारा शीतलित होती हैं, प्राकृतिक वायु के द्वारा शीतलित होती हैं। हो गया? जिससे गर्म ऑयल, जिससे गर्म ऑयल ठंडे ऑयल के रूप में, जिससे गर्म ऑयल ठंडे ऑयल के रूप में कोर और वाइंडिंग के पास पहुंचता है, ठंडे ऑयल के रूप में परिवर्तित होता हुआ कोर और वाइंडिंग के पास पहुंचता है। पहुंचता है और यह प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। और इस विधि का प्रयोग, और इस विधि का प्रयोग, और इस विधि का प्रयोग, और इस विधि का प्रयोग 2 MVA से, 2 MVA से, 2 MVA से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के लिए, 2 MVA से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के लिए
किया जाता है। दो एमवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के लिए किया जाता है। ओके भाई, अगली हेडिंग डालेगा। हाँ, ये वाला फिगर अपना बना लीजिएगा, ठीक है, इसका फोटो खींच लीजिए। हाँ, और नहीं तो क्या, मिटा दें। हाँ हाँ, ओके भाई, चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। तब जब ये हो गया तो, अरे घर से बना लीजिएगा, इसको बनाने में 10 घंटा लगाएंगे आपको। हाँ, तो फोटो खींच लीजिए, बना लीजिएगा घर पे आराम से। हाँ, सब फोटो खींच रहे थे तो आप कहाँ पे? वृंदावन में? हेडिंग डाला, हेडिंग है ऑयल इमर्ट वाटर कूलिंग। तो के समझाओ, वो तो दोनों लेवे के पड़ाला। हेडिंग है ए बालक, हेडिंग डालो, ऑयल इमर्ट वाटर कूलिंग मेथड। ऑयल इमर्ट वाटर कूलिंग, सब ने आर्टिफिशियल पढ़ना, नेचुरल में कोई विधि नहीं है ना, आर्टिफिशियल ना है। नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड है। तो ये ऑयल जो है वो बाहर से भरा गया है आपका, वो हवा से नहीं शीतलीकरण हो रहा है। हवा से शीतलीकरण करने वाला तो 5 केवीए पे खत्म हो गया था। अब ये नेचुरल एयर से कूलिंग हो रहा है, ये आई बात समझ में। लेकिन इसमें प्राकृतिक शीतलीकरण के लिए ऑयल भरा हुआ है, ये कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है, जो आपका कूलिंग हो रहा है, एक तो आपका एयर का कूलिंग हो गया, जो एयर से केवल कूलिंग हो रहा था, जो हवा में केवल रखा हो तो कूलिंग हो जाए। लेकिन क्या इसको हवा में रख देंगे, तेलवा तो भरेंगे, तो तेलवा बाहर से भरे ना। तो जब तेल बाहर से भरे तो हम कोई विधि लगा रहे हैं ना उसको ठंडा करने के लिए। अब उसके अंदर का ऑयल निकाल दें। अब 2 MVA का ट्रांसफार्मर है, 2 MVA के ट्रांसफार्मर को ऐसे ही हम छोड़ दें हवा से ठंडा होने के लिए, तो पता चलेगा एक के बार में गायब हो जाएगा, कूल जल जाएगा। इसमें ऑयल भर दे रहे हैं ना, ऑयल से ना कूलिंग हो रहा है। अब वो ऑयल जो है वो ऑयल खोल रहा है, तो बाहर से हवा जा रही है, दीवार पे हवा पड़ रही है ट्रांसफार्मर के, तो उस दीवार से हवा क्या है, दीवार से ठंडी हवा जब निकल रही है तो दीवार को ठंडा कर रही है, तो उसका तेल भी ठंडा हो जा रहा है। नहीं, नेचुरल जो कूलिंग होता है उसमें ऑयल ऑयल कुछ नहीं डालते, कुछ नहीं, अपने ठंडा होता। कहां कुछ डालते हैं भैया? अरे ठीक है, अच्छा चलिए, आप देखे होंगे ये क्या कहते हैं, इन्वर्टर।
इन्वर्टर में क्या लगा होता है? ट्रांसफार्मर। क्या उसमें का ट्रांसफार्मर किसी ऑयल में डूबा होता है? कहीं नहीं डूबा होता, वो वैसे ही होता है। तो 5 केवीए कितना बड़ा हो जाएगा? 5 केवीए, 5 केवीए इतना बड़ा थोड़ा हो जाएगा। 5 केवीए इतना बड़ा होगा, बहुत ज्यादा। हाँ, 5 केवीए ज्यादा बड़ा नहीं होगा आपका, बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो इतना बड़ा होगा 5 केवीए का ट्रांसफार्मर। यही बात समझ में। तो इसलिए